नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आज की बड़ी खबर हम बात करने जा रहे हैं सीएए के बारे में। कल देर शाम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीएए को लागू कर दिया, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसको लागू कर दिया। उसके बाद इसके बारे में चौतरफा चर्चाएं शुरू हो गई और कांग्रेस पार्टी और टीएमसी ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी इसका विरोध किया है और कहा है कि ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या जयराम रमेश, क्या शशि थरूर, सभी ने इसका विरोध किया है। ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध किया है। सीएए को लेकर अब एक नई तरह की सियासत शुरू हो चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक खबर आई हरियाणा से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक नया राजनीतिक प्रयोग कर डाला। उन्होंने अपनी ही सरकार गिराकर नई सरकार का गठन कर दिया अपनी। पहले मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे और शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस पर चर्चा करेंगे आज सीए को लेकर कि आखिरकार ये सब क्या है और ये किस तरह से लागू हुआ और किस तरह के लोगों को इससे फायदा होने वाला है। लेकिन इसमें क्या चुनावी एंगल हो सकता है या क्या राजनीतिक एंगल हो सकता है जिसके चलते विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और किस तरह का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं एक खास रिपोर्ट पर, फिर अब आगे की बात करते हैं। भारतीय नागरिक बनने के लिए लोगों को सरकारी गाइडलाइन का प्लान करना होगा और नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हालांकि कुछ जरूरी शर्तें भी रहेंगी, जैसे सीएए नियमों के तहत आवेदन करने से पहले भारत में 1 साल तक लगातार रहना अनिवार्य है। सीएए लागू होने के बाद दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस और आरएएफ की तैनाती देखी गई है। वहीं आपको बताते चले कि सीएए लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस और आरएएफ ने दिल्ली के सेलमपुर इलाके में फ्लैग मार्च किया है। सीएए लागू होने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। बुद्धिहीनता के साथ हमारे पूर्व नेताओं ने जो धर्म के आधार पर भारत का विभाजन कराया था, उससे जो लोग उस वक्त हिंदुस्तान में नहीं आ सके और इन अलग अलग देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए, वो हिंदुस्तान में जो 2014 से पहले के आए हुए हैं, उनकी नरक की जिंदगी है। वहां से छोड़कर आगे हिंदुस्तान में यहां उनका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उनको नागरिकता देने का ये बहुत बड़ा काम किया है मोदी जी ने, ताकि वो भी शान से अपनी जिंदगी जी सके, अपने बच्चों को पाल सके, उनको बड़ा कर सके। राम रमेश कह रहे हैं कि बीजेपी ये चुनावी फायदे के लिए कर रही है। शशि थरूर कह रहे हैं यदि हम चुनाव जीत कर आएंगे तो इसको बदल देंगे। आखिरकार कांग्रेस पार्टी इस तरह की बयानबाजी कर रही है। वैसे ममता बनर्जी का बयान आया जैसा मैंने बताया, लेकिन इस मुद्दे पर अभी बातचीत करेंगे अपने 2 मेहमानों के साथ में। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गोयल हमसे जुड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बलराम गुप्ता हमसे जुड़ेंगे। इन दोनों से समझेंगे आखिरकार सीएए को लेकर क्या दिक्कत है विपक्ष को, राजनीति कौन कर रहा है, को बुला दो 1 मिनट, बीजेपी कर रही है या फिर कांग्रेस पार्टी कर रही है, और इसमें कौन सा चुनावी एंगल है और क्या फायदा मिल जाएगा इस सीएए के लागू होने से। कितने ऐसे वोटर मिल जाएंगे जो बीजेपी फायदा उठा लेगी, आखिरकार बीजेपी का फायदा भी समझना पड़ेगा, या फिर इसके पीछे की राजनीति कुछ और है। आइए बात करते हैं दोनों मेहमानों से। वेस्ट बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में इसका ज्यादा विरोध देखने के लिए मिल रहा है। अशोक गोयल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है भाई साहब जी। अशोक गोयल जी, आप तो खुश होंगे, आपकी पार्टी ने सीए को लागू कर दिया, आप फूले नहीं समा रहे, लेकिन फिर विपक्ष कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये सब विरोध कर रहे हैं।
कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, जब चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं, बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं आप। देखिए भाई साहब, हमने जो सीए लागू किया है, अपने नागरिकों के प्रति जो कर्तव्य है केवल उसका निर्वहन किया है। जी। जो बंटवारे के समय जो लोग कहीं उधर रह गए जी। और वहाँ वो अल्पसंख्यक बन गए, उनकी संख्या बहुत कम थी, और दूसरे पक्ष ने उनको सम्मान दिया नहीं, सम्मान ना देकर बल्कि उल्टा उनका शोषण, हर तरीके का शोषण वहाँ हो रहा था। वो अपने आप में जी नहीं पा रहे थे, उनका जो है धार्मिक स्वतंत्रता खत्म, जी। उनकी बहन बेटियों को सताने की स्थिति चालू, उनका जान माल का नुकसान। जी। ऐसी परिस्थिति में उस समय भी विधान के अनुसार संवैधानिक व्यवस्था में वादा था कि भी ऐसे लोग जो है जिनमें बाद में भी यहाँ आएंगे तो उनको हमें नागरिकता देनी है। जी। और ये हमने अपना जो मैनिफेस्टो है इसमें भी लिया था। जी। और बंगाल में भी हमने ये घोषणा की थी कि 2019 वाले मैनिफेस्टो में कि हम जो नागरिक यहाँ वहां से आए हैं दूसरे तीनों देशों से, जी, और मजहब के आधार पर सताए गए हैं, अल्पसंख्यक होने की वजह से यहाँ आए हैं, जी, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे जैन हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे पारसी हैं, जी, उन सबको नागरिकता प्रदान करेंगे। और वो लंबे समय से यहाँ रह रहे थे, उनको नागरिकता मिली नहीं, अन्य प्रकार की व्यवस्था मिली नहीं, कहीं मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे थे, तो हमने केवल अपना कर्तव्य पूरा किया है, वादा पूरा किया है। जिन्हें यह चीज जो है राजनीति दिखाई देती है, वो अपने हिसाब से कुछ भी सोचें, कुछ भी कहें, इसमें कोई जो है वो विपक्ष वाले हैं, उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि सरकार की कैसे बदनामी की जाए। ये जो फूले न समाने की बात है, ये तो आपने देखा ही होगा कल कितनी बड़ी संख्या में जो बस्तियों में ये लोग आए हैं, जिन बस्तियों में शरणार्थी बस्तियों में लोग रह गए हैं, कितनी बड़ा खुशी का माहौल था, कितना वहाँ के बच्चे महिलाएं सब लोग जो है उछल उछल कर खुशी का प्रदर्शन कर रहे थे। चलिए बलराम गुप्ता जी, आवाज सुनाई दे रही? जी आ रही है। आप लोग विरोध कर रहे हैं, शशि थरूर का बयान आ गया, जयराम रमेश का भी बयान आ गया, विपक्ष पूरा इसका विरोध कर रहा है, ऐसा क्यों है? कल तो आप कह रहे थे कि हम खुश हैं इसके आने से, आज अचानक? देखिए, कांग्रेस पार्टी का विजन साफ है कि हमारा देश, हमारा भारत देश संविधान के बताए हुए रास्ते पे चलता है जी। और हमारे देश का संविधान कहता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हम सभी धर्मों का समान आदर करते हैं। दूसरा, जो इसको लाने का समय है, इम्प्लीमेंट करने का जो समय है, वो चुनावी राजनीति से प्रेरित है। जब ये 4-4.5 साल पहले दोनों सदनों में पास हो चुका था, तो अभी तक इसको लटका के क्यों रखा गया? और आज जब चुनाव सर पे है, 2-3 दिनों में चुनाव की घोषणा होने वाली है, और ऐसे समय पे भारतीय जनता पार्टी मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए, देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए, ऐसे मौके पर ये जो है लेके आई है सीए। हेलो, कांग्रेस पार्टी ऐसी किसी भी, आवाज नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसी किसी भी कुत्सित प्रयास का भरपूर विरोध करती है। हम जब पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश बना, उसमें वहां पे हमारे हिंदू भाई भी थे, मुस्लिम भी थे। जब देश पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उसमें समय भी दिया गया था कि जो लोग स्वेच्छा से पाकिस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तान चले जाएं, और जो स्वेच्छा से हिंदुस्तान आना चाहते हैं हिंदुस्तान आ जाएं। तो अगर उस वक्त आजादी और बंटवारे के बाद जो लोग वहां रहे, पाकिस्तान में रह गए, वो अपने आप को
शरणार्थी कैसे कह सकते हैं? वो वहां से आए हैं, अगर कोई भी वहां से आया है उसमें धर्म का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी शरणार्थी आता है तो हमें सबको एक समान नजर से देखना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो वही एक मुहिम, वही एक काम, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कोई विकास के मुद्दे की बातें कर पाने में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी भी मंच पर टिक नहीं पाती। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, वो अल्पसंख्यक जो शरणार्थी के रूप में या घुसपैठिए के रूप में यहाँ के रह रहे हैं या फिर यहाँ आना चाहते हैं, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अब यदि यहाँ पर पाकिस्तान कोई जो है हिंदुओं के लिए तो अल्पसंख्यक ही हो गया ना, बांग्लादेश हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, बौद्धों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, ईसाई के लिए अल्पसंख्यक हो गया। तो जो अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि अल्पसंख्यकों को जो अल्पसंख्यक दुखी है, प्रताड़ित है, परेशान है किसी भी रूप से, यदि वो यहाँ आना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है? मानवता के आधार पर ऐसे प्रताड़ित दुखी लोगों को, अल्पसंख्यकों को नागरिकता दे देनी चाहिए। पहले तो वापस भेज दिया जाता था, जो अधिनियम था, है ना, पहले वापस भेज दिया जाता था या फिर जेलों में डाल दिया जाता था। अब तो कम से कम उनको नागरिकता दी जा रही है। तो मानवता के एंगल पर देखा जाए तो सही है ना। पहले 11 साल का प्रावधान था, अब जो है आपको 1 साल के अंदर नागरिकता मिल रही है, क्या बुराई है? नहीं, इसमें हम बुराई और भलाई की अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम इस कानून को लागू करने की टाइमिंग पे पहला तो हमारा विरोध जो है, हमारा ऑब्जेक्शन है टाइमिंग पे है कि ये चुनाव की राजनीति को प्रेरित करने के लिए, चुनावी माहौल को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी टाइमिंग सेट की है कि 2-4 दिन में चुनाव की घोषणा होने वाली है और आज वो इस कानून को लागू कर रहे हैं। दूसरा, बात ये होती है कि शरणार्थी में आप ये क्यों बंटवारा कर रहे हैं कि ये वहां अल्पसंख्यक थे? मुझे एक बात समझनी है, शरणार्थी अगर पाकिस्तान में पीड़ित कोई पाकिस्तान का मुस्लिम इधर आया और वो हमारे यहाँ शरणार्थी है, तो जैसे हम जैन को नहीं, जैसे सिख को, ईसाई को, सभी धर्मों को, फर्क है। आप जो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं जी। बलराम जी को केवल जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ, टाइमिंग के ऊपर जो बात कर रहे हैं, टाइमिंग जो है, किसी समय में कोई लोग मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, किसी समय कुछ चलाते हैं। हम तो आरोप नहीं लगा रहे हैं कि अभी आप चुनाव से पहले क्यों मोहब्बत की दुकान याद आ रही है। चुनाव से पहले ये तो जो है एक निर्णय है कि राजनीतिक वादा था, वादा किया गया था जनता से, उसको पूरा करने के लिए जो लगा कि भाई ये समय पे पूरा हो जाना चाहिए, ये रह गया है, तो उसको पूरा किया गया है। और इनका ये कहना, अशोक जी बात तो वही है जो आप बता रहे हैं, वही तो मैं बता रहा हूँ। बलराम जी सुन, इसमें भी आप अन्य पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों के, शरणार्थियों के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। अगर उन्हीं में से कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति उन मुल्कों से पीड़ित होकर इधर आ रहा है, तो उसको क्या आप इस कानून के दायरे में लाएंगे? इसका मतलब आप देश की धर्मनिरपेक्षता की संस्कृति, जो हमारे देश का संविधान कहता है, उसके अनुरूप ना जाके केवल चुनावी फायदे के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो प्रताड़ित है, दुखी हैं, इनको नागरिकता न देकर जो है सारे शरणार्थियों को नागरिकता दे दी जाए? क्यों दे दी जाए? तो भारत कोई बिल्कुल, क्या नाम धर्मशाला है कि किसी को भी बसा लो? जो लोग यहाँ जो है झंझट फैलाने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए आए, उनको भी बसा लो। ये केवल मजहब के नाम पर जो लोग सताए जा रहे हैं, जिनके रोटी बेटी बहन सुरक्षित नहीं है, वो लोग यहाँ आए हैं। उनको नागरिकता देने के लिए हमने वायदे को पूरा किया है, कर्तव्य को पूरा किया है। बलराम गुप्ता जी, बात बताइए, यदि पाकिस्तान से आतंकवादी घुसपैठिए के रूप में आएंगे तो उन्हें भी नागरिकता दे दी जाएगी क्या? आज वो पाकिस्तान अस्तित्व खत्म कर रहे हैं। आतंकवादी अगर घुसपैठिए आएंगे, उनको यहाँ कांग्रेस की सरकारों ने, जब जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उनका स्वागत भारत माता के वीर सपूतों ने गोलियों से किया है और उन आतंकवादियों के सीने पे गोलियां चला के अपनी ना, यदि भारत माता को सुरक्षित किया है। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आप ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए।
तो कैसे नहीं, चलेगा? हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष भारत है। हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है या सांप्रदायिकता की बात करता है? हम किसी एक धर्म को इसलिए अलग रख दें कि सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए अलग कर दें, क्या ये जायज है? यह संविधान कहता है हमारा। जी, केवल वोट बैंक की राजनीति है जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी सताया हुआ व्यक्ति, मजहब के आधार पर सताया हुआ व्यक्ति पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से भारत आता है, उसको शरणार्थी के रूप में यह बसाकर उसको नागरिकता देना ये कर्तव्य है, उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन इनको आपत्ति ये है, ये चाहते हैं कि यहाँ पर रोहिंग्या बसे, यहाँ पर वो लोग बसे जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं। तो ये सब होने वाला नहीं है, ख्वाब छोड़ दें, इस जिंदगी में उनकी में पूरा नहीं होगा। मुझे एक छोटी सी बात अशोक समझनी जी, है। आपने अभी बिल्कुल एक सही लाइन बोली है। यही लाइन चाहती है कांग्रेस पार्टी कि जो भी कहीं से किसी भी मुल्क से पीड़ित शरणार्थी हमारे मुल्क में है, धर्मनिरपेक्ष देश भारत में है, तो हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, ना कि चुनावी फायदे के लिए राजनीतिक कार्य करना चाहिए। हम कर रहे हैं। जो लोग किसी भी बिरादरी के, इस तरह के लोग जो मजहब के आधार पर सताए गए हैं, उनका तो वो बहुसंख्यक है, वो तो सताने वालों में शामिल है। वो यहाँ आएंगे तो भी सताएंगे फिर। अब एक बात बताइए आप, और जो लोग नहीं अशोक जी, आप जो है इस बात को एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आपके कहने का मतलब है जो अल्पसंख्यक बंधु हमारे भारतवर्ष में रहते हैं वो यहाँ सताने का काम करते हैं। आपकी ये सोच बताती है कि आप आरएसएस की विचारधारा से पूरी तरीके से, आपकी ये विचारधारा आपकी नहीं, आरएसएस की। ये लोग कितने थे, आज कितने रहे? एक एक करके बोलिए तो समझ में आएगा, एक एक करके। देखिए, एक छोटा सा सवाल है इसके अंदर। जो सीए कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, प्रताड़ित अल्पसंख्यक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं उसमें चाहे वो हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, इनको नागरिकता देने का प्रावधान है। बाकी हमारा जो एक सिटीजन एक्ट है उसके तहत जो भी अगर नागरिकता लेना चाहता है, जैसे कि यहाँ का व्यक्ति यदि अमेरिका की नागरिकता लेना चाहता है उसका अलग प्रावधान है, वो उस तरीके से ले लेगा। लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं, जो जिनके पास कुछ चारा नहीं है, रास्ता नहीं है, वो यहां आना चाहते हैं, बांग्लादेश से आना चाहते हैं, पाकिस्तान से आना चाहते हैं, तो उनको नागरिकता देने का प्रावधान है सीए के अंतर्गत। भाई आप प्रताड़ित हैं, दुखी, नागरिकता मिल जाएगी। और यदि आप वैसे नागरिकता लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग प्रावधान है। जैसे आप किसी भी देश की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें राजनीतिक एंगल कहां से आ गया? देखिए, पहली बात इसमें एक चीज और है बलराम गुप्ता जी, जानकारी मुझे एक सवाल है, इसमें सवाल है। आपने कहा कि ये चुनावी फायदे के लिए है, टाइमिंग के लिए है, तो बीजेपी इसमें चुनाव में कौन सा फायदा उठा ले? कितने वोट मिल जाएंगे बीजेपी को इसमें शरणार्थियों के रूप में? वही कितने शरणार्थी हैं देश में? वही तो एंगल है, चुनाव जीत लेगी इससे। वही तो एंगल है। इसको दर्शाया ही इस तरीके से जा रहा है कि ये सांप्रदायिक तरीके से एक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं इस देश के जो मुस्लिम्स हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं वो इस देश में आए? वो नहीं चाहते, यहाँ के मुस्लिम नहीं चाहते? नहीं, हमारे सुन लीजिए हाँ। अगर हम भारतवर्ष हमारा इतना विशाल हृदय लेके बैठा है तो उसमें धर्म के आधार पे क्यों, खुले मन से क्यों नहीं स्वीकार करता है? 31 दिसंबर 2014 से पहले इतने लंबे समय से ये मामला जो शरणार्थी यहाँ आए थे उन्हीं को तो नागरिकता देने के लिए ये कानून बना है। तो उसमें तो जो लोग भी आए थे, जिस धर्म से भी थे, हमें तो सबको अपनाना चाहिए। लेकिन हम उसमें कहते हैं साहब एक काज लगा देते हैं कि जो अल्पसंख्यक थे वहां प्रताड़ित किए गए। अरे जब देश आजाद हो रहा था 1947 में, देश का बंटवारा हुआ, तो दोनों तरफ के नेताओं ने, हमारे हिंदुस्तान के नेताओं ने स्पष्ट कहा था कि जो लोग
उस तरफ जाना चाहते हैं उस तरफ चले जाएं, और जो लोग इस तरफ आना चाहते हैं इस तरफ आ जाएं। अब जो लोग वहां अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से रुके थे, आज अगर वो आते हैं और वो पीड़ित बताते हैं कि हमारी पीड़ा है, पीड़ित किए गए हैं, प्रताड़ित किए गए हैं, तो उनमें कोई ये मान सकता हो अल्पसंख्यकों को थोड़ा ज्यादा हुआ हो, लेकिन ये नहीं है। वहां आप जाइए पाकिस्तान में, हिंदुस्तान के हमारे मुस्लिम भाइयों को कहा जाता है कि ये काफिर हैं। तो इसका जो फैसला होना चाहिए, जो ये कानून लागू है 31 दिसंबर 2014 से पहले जो शरणार्थी हमारे देश में रह रहे हैं। गुप्ता जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अशोक गोयल साहब। मैं लोकअप हो जाऊं क्या? जी बोलिए। मैंने कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी भी मुस्लिम को किसी भी प्रकार से ऐसा जैसा ये बोल रहे हैं ऐसा नहीं मानती। पूरे भारतवर्ष में पहली बार ये देखा गया है, जितनी भी योजनाएं आई है सभी मुस्लिम भाइयों को पहले दी गई है। मोदी जी ने स्वयं 2014 में दिवाली पर खड़े होकर कश्मीरी हमारे मुस्लिम भाइयों को बचाने का काम किया बाढ़ के अंदर। इनकी सोच केवल मुस्लिम वर्ग को भड़काकर वोट के लालच में गलत बात करने की है। मुस्लिम वर्ग का कोई नुकसान इस सीए कानून से नहीं होगा जी। उसकी किसी की भी नागरिकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। केवल जो लोग मजहब के आधार पर वहां सताए गए हैं उनको यहाँ पर उनके शरणार्थी के रूप में आने पर उनको नागरिकता दी गई है, ना के बराबर है। लेकिन जो भी है हमारे अपने हैं, हम सबको उनको जो है जो यहाँ आए, चाहे वो सिख है, ईसाई है, पारसी है, कोई भी है, उनको जो है यहाँ जो है नागरिकता दी जा रही है क्योंकि वो मजहब के आधार पर बताए गए हैं जी। दोनों को अशोक गोयल को और बलराम गुप्ता को दोनों को एक फ्रेम में लेकर आइए, दोनों को लेकर आइए, दोनों को दर्शक सुनेंगे एक साथ। जी बोलिए बोलिए अशोक जी बोलिए। मैंने बिल्कुल साफ तौर पे ये कहा है कि हमारा इरादा मुस्लिम वर्ग जो हमारे भारत में है उनको हर तरीके से, वो सब हम लोग मिलकर भाई भाई हैं। देश का जो स्वरूप है उस ढांचे के साथ साथ सभी को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं हैं वो सभी को समान रूप से दी जा रही हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का है। अशोक गोयल जी कोई फर्क मत, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर वरिष्ठ नेताओं ने चुनावी फायदे के लिए समय समय पे कब्रिस्तान, पाकिस्तान इनका उपयोग किया है। ईसाई है, आप जो बात कर रहे हैं जैन है, इस बात से मैं सहमत हो सकता हूँ, आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, अपनी नागरिकता दे रहे हैं, लेकिन ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। चलिए, लेकिन एक बात है गुप्ता जी, आप जो है अभी तक एक बात को क्लियर नहीं कर पाए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से नुकसानदायक है हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर या हिंदुस्तान के हिंदुओं को लेकर। अब दोनों की बात कर लीजिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए कैसे नुकसानदायक है जिसका विरोध कर रहे हैं, और कैसे ये जो है चुनावी फायदा मिलेगा बीजेपी को, ये भी नहीं बता रहे हैं आप, सिर्फ ये कह रहे हैं कि गलत है गलत है गलत है। गलत कैसे है, फायदा क्या है इसमें? जी मैं बताता हूं आपको। जी बताइए। गलत ये है कि जब आप ये कहते हैं कि पड़ोसी मुल्कों में जो पीड़ित अल्पसंख्यक हैं, अब जो 31 दिसंबर 14 से पहले अन्य समाज के लोग आए हैं, क्या आप उनको निकाल के फेंक देंगे? और रही बात हमारे देश के लिए, हमारे देश के वर्गों के लिए क्यों नुकसानदायक है? एक मिनट अलग नहीं, ये हम जितने हैं, हम जितने 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, हमारे देश में करोड़ों बेरोजगार हैं, ऐसा नहीं उनको रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, ये चुनावी मंच नहीं है, अपने देश पर बोझ बढ़ा रहे हैं। मैं अलग ट्रैक पर नहीं जाने दूंगा। आपने कहा अन्य समाज के लोग, वो अन्य समाज के लोग कौन है बताइए? अल्पसंख्यक है। कौन से? उसी में बता रहा हूं, अगर मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यकों की बात कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि पाकिस्तान में केवल एक ही समाज के लोगों का उत्पीड़न हुआ, क्या मुस्लिम समाज के लोगों का नहीं हुआ? अच्छा, वहां भी जो यहाँ हिंदुस्तान से मुसलमान उधर शिफ्ट हुए थे आजादी के बाद, उन्हें आज भी वहां 2 दर्जे का नागरिक देखा जाता है।
आप कह रहे हैं और कि उनके मुस्लिम साथ समाज वहां के भी लोग आज भी जो है घटनाएं घटित पाकिस्तान होती हैं। में मुस्लिम अल्पसंख्यक कैसे हो गया? बलराम जी वहां एक पे मिनट वो दीजिए, बहुसंख्यक है, बलराम जी। लेकिन यहाँ तो अल्पसंख्यक अरे है। कमाल की बात है। तो बलराम यहाँ के जी। मुसलमानों की नागरिकता कौन सी जा रही है? और यहाँ के मुसलमानों को नागरिकता चाहिए क्या? आजादी के वो तो ऑलरेडी समय- नागरिक है यहाँ के। बात यहाँ के नहीं घुमाइए मत, मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ, घुमाइए मत। ये तो आप बलराम अपने जी, शब्द हमारे मुंह में बलराम डाल जी। रहे हैं। नहीं आप खुद देखिए, आपने ये कहा बात तो कह ही नहीं अल्पसंख्यक रहा हूं। मुस्लिम, तो मैं ये कह रहा हूँ धर्मनिरपेक्ष देश में कुछ बलराम जी कोई से भी पूछने कानून धर्म को बलराम गुप्ता जी, लक्ष्य करके नहीं बनाया जाता। बलराम गुप्ता जी सुन लीजिए एक बार, अशोक गोयल जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे, पूछिए अशोक गोयल जी। जी 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 गोयल जी। माननीय बलराम जी, आजादी के बाद में पाकिस्तान के अंदर जो लोग मजहब के नाम पर बंटवारे का जो है विगुल बजाकर वहां गए थे, उनके अलावा जो लोग वहां जो वहां के अल्पसंख्यक है, मैं ये नहीं कह रहा अल्पसंख्यक जो वहां के अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ उनकी संख्या उस समय कितनी थी, आज क्या रह गई, उनके कैसे धर्म परिवर्तन जबरन कराए गए, उनको कैसे जो है उनके धर्म स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको कैसे उनकी रोटी बेटी बहन को नुकसान पहुंचाया गया, वो लोग अपनी जान बचाकर यहाँ आए हैं। लेकिन जो यहाँ पर 3 करोड़ 4 करोड़ उस समय थे, जिनको आप अल्पसंख्यक कहते हैं, हम तो उनको भी अपना मानते हैं, सबको अपना मानते हैं, अपने हैं। उनको उनकी संख्या आज कितनी है? क्या उनके साथ में जो हर तरीके से सद्भाव के शिक्षा देने का काम, उनको देश के साथ जोड़ने का काम, उनके बच्चों को आगे लाने का काम, हर तरीके से क्या नाम हमारी सरकारें कर रही हैं। और हम सब पूर्ण ये जो आपका पॉलिसी है इसके समर्थन में नहीं है जरा भी। ये जो है ना, ये भड़काओ और भड़काकर एक बार की वोट प्राप्त करके कहीं कुछ पा जाओ। आपके नेता में हिम्मत नहीं है कि जिसको यहाँ का बहुसंख्यक मानते हो उसके बीच जाके चुनाव लड़े। उसको चुनाव लड़ने के लिए भी केरल चाहिए, वायनाड चाहिए। आप हिम्मत देखिए आप उनकी, जी वो छोड़ के चले गए यहाँ से अमेठी को। हमारे हम CA पे सम्मानित रहते हैं, वक्ता नहीं, भारतीय CA पे जनता रहते हैं, पार्टी CA के पे अशोक रहते हैं। गोयल जी, सीए पे रहते हैं, अशोक गोयल जी सीए के ऊपर ही रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए एक सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम से चलने वाला देश है, नफरत से नहीं चलेगा। हमारे नेता वायनाड गए तो वायनाड भी हमारे देश का ही एक हिस्सा है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वायनाड चले गए? वायनाड क्या दूसरे मुल्क में आता है? ये तो वही बात हो गई कि आप छोटे चश्मे से सब चीजों को देखना चाहते हैं। आप जो है ये क्या अमेठी और रायबरेली दूसरे मुल्क में था जो इन्हें छोड़ गए? छोड़ के कहा? दूसरे मुल्क का था क्या? इंदिरा गांधी की लड़े थे, थी हमेशा लड़े से। थे। नेहरू उत्तर प्रदेश से लड़ते हुए आए और थे। फिर पुनः मैं हमेशा से। आपको अशोक तो जी फिर आप अशोक जी कैसे जो ये मैं कह रहे हैं आपको बात कि यहाँ पे वायनाड बताना चलेगा, हम ये चाहता हूँ, करते रहे, हमें क्या पुनः आपत्ति है अमेठी वायनाड से जाने पर? माननीय हम राहुल तो ये गांधी केवल जी बता रहे हैं 2024 का कि लोकसभा चुनाव आपको लड़ेंगे वही दिखाई और देता भारी है कि बहुमत वहां से से जीत अमेठी की पाएंगे। जनता का प्यार और वोट उन्हें मिलेगा और वो जीत कर आएंगे। चलिए देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं सीए को लेकर, और सीए को लेकर जो एक बात आई कि चुनावी फायदा किस तरीके से बीजेपी को मिलेगा, जैसा कि विपक्ष सोचता है, उसका अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला हमें इसमें कि क्या चुनावी फायदा है। ऐसे कितने वोटर जो है बीजेपी को मिल जाएंगे जो चुनाव बदल देगी या 400 पार पहुंच जाएगी? ऐसा क्या बड़ा बदलाव हो जाएगा? मुझे जो लग रहा है कि इसके अंदर जो बीजेपी चाहती थी, अरे भाई सीए को लेकर दिल्ली के अंदर ये कितना बवाल हवा किया गया। मुझे जो लगता है हवा बनाने का गुप्ता काम जी, है किसी का सीए कि की कानून साहब किसी का विरोधी हम नहीं है। जेल ले रहे हैं, हम सिख ले रहे हैं, हम कानून ईसाई जो ले है, रहे हैं। नागरिकता देने के ये लिए एक माहौल बनाने का काम है। यानी कि ये किसी का विरोधी नहीं है। चलिए मैं मानता हूं ये माहौल बनाने का काम है, तो इसका मतलब कांग्रेस जो है, विपक्ष जो है, बीजेपी के जाल में फंस गई, जब उसको कुछ फायदा होने वाला ही नहीं है, नैरेटिव सेट हो रहा है, तो फंस गए आप लोग। गलत को गलत, अगर आप चर्चा नहीं करते, इस पर विरोध नहीं करते, तो फायदा होता ही नहीं बीजेपी को। हम गलत को गलत कह रहे हैं, जो संविधान के अनुरूप काम नहीं, हम उसको कह रहे हैं। अरे भाई इस विषय पर बलराम जी हम 2019 में इस विषय को अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर चुके हैं।
देखिए हमारा जो मैं है भी तो जनता वही ने कह रहा हूँ स्वीकार आपने किया है। 4 साल पहले, देखिए एक बात बताइए 4 बलराम साल जी, पहले दोनों सदनों में बलराम जी जब सुनिए, ये बिल सुनिए। पास हो गया था, अरे सुनिए, तो ये इसको लोग लागू करने के लिए 4.5 साल क्यों लग गए? एक बात बताइए, और जब चुनाव की घोषणा होने वाली है तब आप उसको लागू कर रहे हैं। तो इसमें फायदा बीजेपी का अगली फायदा सरकार कैसे है? आएगी, आपत्ति क्या है? बीजेपी का फायदा अगर कैसे वो ये काम समझाइए आप। अच्छा- आपत्ति अगर वो आपत्ति क्या? काम आप अच्छा राजनीति है, कर रहे हैं, आप चुनावी तो आपत्ति राजनीति क्या कर रहे है? हैं। आप जनता में भेदभाव का माहौल फैला रहे हैं। आप शिलान्यास करते थे, लेकिन वो आगे जो है उद्घाटन नहीं कर पाते थे। आज हम शिलान्यास करते हैं तो उद्घाटन भी करते हैं। मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, सारी जनता को दिखाई एक दे मिनट, रहा अशोक है जी, अशोक जी, किस एक मिनट। तरीके से सभी के लिए अगर विद्युत सप्लाई बढ़ी है तो हर हिंदू के लिए, हर मुस्लिम के लिए, सबके लिए बढ़ी है। एक सवाल है इसके अंदर बलराम गुप्ता पेयजल जी, बढ़ा है तो सबके लिए बढ़ा है। मेरा सवाल फिर वही है 80 गुप्ता करोड़ जी, लोगों को यदि अन्न की व्यवस्था हुई तो सबके लिए हुई है। गुप्ता जी, यदि जो है कहीं जो कोरोना के टीके लगे तो सबके लिए हुए हैं। गुप्ता जी, आपकी सोच सांप्रदायिक है, आप खुद सांप्रदायिक हैं। चलिए खैर, अशोक जी एक मिनट मैं सवाल ले लेता हूं। मेरा सब सवाल जब अभी भी, सांप्रदायिक लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनते हैं अरे नहीं नहीं ऐसी बात मत कीजिए, सी पे बात करते हैं। तो लोग- लगता है देश सुन रहा है आपको, देश सुन रहा है आपको, किस कि तरह की बात देश कर रहे हैं? हमारा किधर ना, ना, जा रहा है। गलत बात है, देश सुन रहा है आपको। मुझे सिर्फ इतना समझना है, लोकसभा चुनाव सामने, अब कह रहे हैं चुनावी फायदा है, तो थोड़ा स्पष्ट कीजिए क्या फायदा मिलेगा, कितने वोट बढ़ जाएंगे बीजेपी के जिसका नुकसान आपको हो रहा है? देखिए, केवल देश के बहुसंख्यकों में हर मुद्दा ये उस वक्त लाते हैं अब जब सिर्फ अयोध्या में अरे हमारे प्रभु राम जी गुप्ता का जी, मैं पूछ रहा हूं कितने प्राण वोटों का प्रतिष्ठा फायदा भी की बीजेपी को गई। दिखाई दे रहा है आपको? कितनी वो सीटों भी का नुकसान उसकी भी होगा आपको? टाइमिंग देखी जाए। अरे कितनी सीटों का नुकसान होगा आपको आज ये बताइए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी अरे जी जानते गुप्ता हैं जी सुनिए ना, सुनिए ना, कि बहुमत अरे से सुनिए वो ना। बहुत दूर है। अरे सुन तो लीजिए, 272 छोड़िए, ये जैसे 400 370 कहते अरे हैं। इसी पे बात कर रहे हैं। देश की जनता ने मन बना हम लिया 400 है। की बात कर रहे हैं, हम ये 370 की बात कर रहे 270 हैं। छोड़िए, 270 तो रहने दीजिए, 230 सीट नहीं पहुंच रही। चलिए खैर कोई बात नहीं, तो कितनी सीटों का फायदा हो जाएगा सीए लागू होने से, ये बताइए। 1971 में एक मिनट अशोक जी, बलराम जी, कांग्रेस को क्या जी। लग रहा है कितनी सीटों का नुकसान हो रहा है सीए के लागू होने से, और बीजेपी को कितनी मैं सीटों का फायदा हो रहा है? सीटों के फायदे या नुकसान की बात नहीं कर फिर रहा आप क्यों हूं। कह रहे हैं चुनावी मैं फायदा बात इसके कर रहा अंदर? हूं देश की जनता के मन अरे में जो अभी आप ये कह रहे थे नफरत के टाइमिंग बीज गलत, बो जा टाइमिंग रहे हैं। ऐसी है, चुनाव होने वाला है, चुनावी फायदा मिल जाएगा, कहीं तो रुको भाई। मैं अरे आपकी क्या बात- मैं वही तो फायदा- मैं कह रहा हूँ, नफरत का बीज अरे- फैला के जैसे इनके नेता शर्मा जी, कहते रहते हैं कहाँ आप 80-20 बरगलाइए मत, चुनावी नहीं, राजनीति नहीं, तो ये नहीं, करते हैं। शर्मा जी, चुनावी फायदा कौन क्या सा होता है? आदमी 20 की बात हेलो। करेगा जब 80 और 20 की ना बात ना हो ना रही हो? बलराम गुप्ता जी ऐसे नहीं, ऐसे हम नहीं, तो ऐसे अपने नहीं। देश शर्मा जी, के हर नागरिक, ना ना आपके पास अगर स्पष्ट जवाब वो नहीं है तो हिंदू बरगलाइए हो, मत। मुस्लिम हो, सिख शर्मा हो, जी, ईसाई हो, चुनावी बिल्कुल फायदा नहीं क्या देंगे। होता है, मैं बताऊंगा। ट्रैक से भटकने नहीं देंगे, सबको चुनावी मानते फायदे हैं की कि बात। वो भारतवर्ष में। के हमारे नागरिक नहीं हैं। ना, नहीं बिल्कुल नहीं गुप्ता हम जी, नहीं सबको लेके चलना चाहते हैं और ये 1984 में। बांटने की राजनीति करते हैं। नहीं गलत बात है। आप परम चुनावी आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इन्होंने चुनावी फायदा उठाया था। ये चुनावी फायदा 1971 में जवानों उसे के स्पष्ट द्वारा कीजिए जिस अशोक तरीके जी। से बांग्लादेश में शौर्य दिखाया गया उसका फायदा उठाया था। इन्हें वही चीज दिखाई देती है, जबकि ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की और सबकी एनडीए की जो सरकार है ये पूरे 10 साल तक निरंतर काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री और सरकार पर कोई आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का। इनका जमीन के नीचे भ्रष्टाचार, जमीन के ऊपर भ्रष्टाचार, अशोक आसमान में गोयल जी, भ्रष्टाचार। सम्मानित अशोक इनका गोयल जी नेता अभी कल भागा भागा सुप्रीम फिर रहा, कोर्ट कभी ने यहाँ, ही कभी फैसला विदेश। दिया है। चलिए उस नेता का इलेक्ट्रॉल अस्तित्व भी इनकी जो पार्टी में नहीं है। 16,000 के लगभग कोई के नीति जो नहीं है, फंड कोई आए, नियत नहीं है। वो नाम ओपन किए जाए, किस पार्टी ने कितने भजाए। चलिए मैं अभी एक बार, तो ये एक है। मैं आपको भटकने नहीं दूंगा दोनों को, मैं इधर उधर की बात नहीं करने दूंगा, चुनावी फायदे बात करेंगे, लोकसभा चुनाव पे बात करेंगे। सीएए को लेकर किस तरह का चुनावी फायदा बीजेपी उठा सकती है या उठा रही है, जिसका डर सपा को, कांग्रेस को और टीएमसी को लग रहा है, लेकिन अभी तक इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिला। मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूं, आइए लेके चलते हैं। मैं आपको लेके चल रहा हूं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर जो बांग्लादेश से मतुआ समुदाय के जो हिंदू शरणार्थी आए हुए हैं
उसका असर है। लगभग 30 लाख वोटर हैं। अब बताइए कैसे देख रहे हैं? मैं आपको ले आया पश्चिम बंगाल। मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी जी जी। मथुआ समुदाय जो है जी पश्चिम बंगाल में, ये प्रलोभन मथुआ समुदाय भी समझ रहा है कि ये प्रलोभन दिया जा रहा है। मथुआ समुदाय के जो सबसे वरिष्ठ नेता है वो तृणमूल कांग्रेस मथुआ समुदाय लड़ रहे हैं। मैंने उनके बीच जाकर देखा है। चलिए अशोक जी को सुन लीजिए। बलराम जी। जी मैंने मथुआ समुदाय के उनको लोगों को जाकर देखा है जी। मैं जंगीपुर में, धूलियान में, मालदा में, क्या नाम ये अपना दलकोला में, इधर रायगंज में, जी सब जगह मैंने घूमा हूँ। 20-20 बार मैं गया हूँ हर शहर में। जी। वहाँ जो बांग्लादेश से आकर, जी बांग्लादेश के 27 लोग जो है वहाँ आकर बसे हैं, जी, उन्हें मथुआ समुदाय कहते हैं। बिल्कुल। और वो मथुआ समुदाय वालों को आज खुशी हो रही है कि उन्हें एक आजादी मिली है कि इस देश की नागरिकता वो प्राप्त करेंगे जी। और जबकि हालात ये है कि चाहे किशनगंज सब डिवीजन हो, चाहे कूच बिहार हो, चाहे जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, इस्लामपुर, कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ जिस तरीके से बांग्लादेशी आ गया है जी, जो लोग वहाँ से यहाँ की जनसंख्या बढ़ाने आए हैं जी, तो वो लोगों को जो है कहीं ना कहीं उनको भड़काने के लिए कांग्रेस चिंतित है, लेकिन हम उनके भी फायदे के लिए काम कर रहे हैं। जी। तो ये जो एक मथुआ समुदाय है जिसके 30 लाख लगभग आबादी है और ये 4 सीटों पर प्रभाव डालता है। जैसे नादिया है, उत्तर दक्षिण 24 परगना है, यहाँ की जो नादिया कृष्णानगर में है जी। तो ये जो 4 सीटें हैं इस पर इनका प्रभाव है। अब मैं आपको बता देता हूं थोड़ा आंकड़े से। अगर ये हमारे पास जो आंकड़ा है जिसका लेकर शायद कांग्रेस को थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी, टीएमसी को तकलीफ हो रही होगी, 2014 में बंगाल में लोकसभा की 2 सीटें थी बीजेपी की, लेकिन उसके बाद 2019 में सीधे 18 हो गई और 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी हो गई, कांग्रेस वहां से अलग हट गई। ये है, यदि ये जो समीकरण है और इसका जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल में मिलता चला आ रहा है, लोगों को एकजुट करने का या लोगों के लिए काम करने का, जिस तरह से वहां पे बीजेपी काम कर रही है, ये एक दर्द हो सकता है टीएमसी को वहां पर। अजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि ये अपने पश्चिमी बंगाल में जो आम बंगाली समाज है जी, वो देशभक्त है। मैंने देखा है कि मालदा में जिस दिन 26 जनवरी थी मैं वहाँ मौजूद था जी। 26 जनवरी में अगर मेन रोड पर, नेताजी सुभाष रोड पर अगर 10 जगह चौराहे थे, 10 की 10 जगह वो लोग जो है तिरंगे को प्रणाम कर रहे थे। ऐसा समुदाय है बंगाल का जी। लेकिन बंगाल को इन्होंने सांप्रदायिकता की आग में झोलकर वो कहीं ना कहीं जिन्हें ये अल्पसंख्यक कहते हैं उनकी वोटों को ध्रुवीकरण करके बार बार सत्ता पाई है जी। और आज भी यही हो रहा है। जो संदेश खाली में जो हुआ है वो भी यही बात है। तो बांग्लादेश से ही आया हुआ अपराधी है जिसको जो आज वो जेल के अंदर है जी। देखिए ये पूरा है और एक और फायदा, अशोक गोयल जी, आपकी पार्टी को इस एक और फायदा मिलने जा रहा है जो हमारा आकलन है, दिल्ली और पंजाब के सिखों को आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि ये सिख जो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से या तो कनाडा जाना चाहते हैं या फिर इंडिया आना चाहते हैं। हम राष्ट्रवाद के प्रेरी हैं जी। हम राष्ट्रवाद के माध्यम से सभी को सम्मान देते हुए फायदा नुकसान ना देखकर देश का हित देखने की बात कर रहे हैं जी। ये देश हमारा देश है। हम सब मिलकर सभी वर्गों के लोग, किसी भी मजहब को मानने वाले भारतीय जनता पार्टी को फायदे लेकर चले, ये विकसित भारत बने, ये जो दुनिया में सर्वोपरि भारत बने, यहाँ जो है 10वीं से जो 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है ये बढ़े, उद्योग बढ़े, रोजगार बढ़े। कैसे ट्रेनें चल रही है वंदे मातरम, आज भी 10 वंदे मातरम ट्रेनें चल रही है जी। अरे गर्व होना चाहिए। बुलेट ट्रेन भी बता दीजिए, बुलेट ट्रेन कहाँ पे चल रही है सिवाय पैसा खाने के। तो सपने भी तो दिखाइए, 15 लाख किसको मिल गए हैं? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कहाँ मिल गया है?
इनके पास इस किसानों बात के की अलावा आय कुछ कहाँ आता दुगनी नहीं हो है। गई, कितनी हो गई? जी 120 करोड़ 140 करोड़ में 100 करोड़ को हमने हमारी सरकार ने तो कोरोना का टीका लगवाया, 120 करोड़ टीके जी वो इन्हें दिखते नहीं है। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, वो दिखता नहीं है। नहीं, हमें वो टीके सेवाएं दे दिखते रहे हैं। हमारे 5 देश लाख रुपए का के चिकित्सा 5 लाख रुपए का वैज्ञानिकों चिकित्सा बीमा दे रहे हैं, वो ने दिखता नहीं है। वो अभूतपूर्व गैस सफलता दे रहे हैं, वो हासिल की। दिखती नहीं है। हमारे देश के लोगों को उस महामारी से निजात दिलाया गया, टीके लगे, जिनको उन्होंने बनाया। आपको ये नहीं दिख रहा जो सरकार के काम, चलिए ठीक है, कोई बात जो नहीं। करोड़ों मजदूर दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब से पैदल, आप सिवाय भावना उत्तर भड़काने के प्रदेश, अलावा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, समय का अभाव है, समय का अभाव है। संसाधन तक उपलब्ध नहीं करा पाए। ठीक है और ठीक है, जब कहीं आपकी सरकार राजस्थान जैसे कोई बात नहीं, हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ठीक है, बसें आप मुहैया दोनों कराई में- तो आपने वापस कर दी। एक मिनट, ठीक है। अशोक गुप्ता जी, तो ये आप अशोक हमें गुप्ता बताइए जी, क्या विकास चल रहा है? अशोक गुप्ता जी, अब विकास ये चल तो एक रहा मिनट, है। सुन लीजिए, कि सुन जितने लीजिए। भेल हैं, गेल हैं, जितने अरे हमारे ठीक है। सरकारी संस्थान थे, ठीक है अशोक गुप्ता जहाँ जी, हमारे युवा पढ़ाई करने के बाद जाके अवसर कोई प्राप्त बात नहीं, होता था, गुप्ता जी, नौकरी समय करते का थे। अभाव है, समय- आपने उन सबको निजीकरण कर दिया। गुप्ता जी समय कम है। अशोक गोयल साहब, इस सीए को लेकर जी। किस तरह का फायदा इन अल्पसंख्यकों को मिलने वाला है, इसको लेकर आपका फाइनल कमेंट, सिर्फ 60 सेकंड। मेरा तो बराबर ये कहना है जी कि सीएए वो लोग जो प्रताड़ित हुए अपने मजहब की वजह से 3 इस्लामिक देशों में, जी उनको एक नया सवेरा है और उसके जरिए वो भारत के नागरिक बनेंगे और भारत के नागरिक को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी। जी चलिए, गुप्ता जी आपका लास्ट कमेंट, आपका विरोध। जी, जैसा कि अभी हमारे भाजपा के साथी महोदय ने बोला है, जी इस्लामिक मुल्कों में सताए हुए, जी फिर वही बात अभी इससे पहले भी बात चली थी जी कि ये राजनीतिक फायदे के लिए कदम उठाया गया है। हम उन शरणार्थियों के हित की बात कहां कर रहे हैं? हम तो इसे हिंदू मुस्लिम का चश्मा बनाने जा रहे हैं। हम 80-20 की राजनीति कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। चलिए, इसलिए इसको इस समय पे लागू करने का काम किया गया है। ठीक है, ये काम 4 साल पहले भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है। आपके भी हमारे आप साथ दोनों है। मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में समय देने के लिए। आज की इस डिबेट में सिर्फ इतना ही। सीए को लेकर बीजेपी आशान्वित है और वो कह रही है कि उसने जो है पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता दे दी है, और विपक्ष कह रहा है कि इसमें सिर्फ कोरी राजनीति है। फिलहाल अब हम जा रहे हैं 5 बजे हरियाणा सरकार की नई सरकार का गठन होने जा रहा है और नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। अभी थोड़ी देर में इसी पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे और आपको सीधे लाइव दिखाएंगे किस तरह से नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री हैं। वही मुख्यमंत्री जिसको लेकर यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में एक नया राजनीतिक प्रयोग किया, अपनी सरकार गिराकर नई सरकार का गठन किया और किस तरह से विधायकों को इधर से उधर उसने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।